एक खूबसूरत जवान लड़की थाने में जाती है और वहां जाकर दरोगा साहब से उनकी शिकायत लिखने के लिए कहने लगती है। जैसे ही दरोगा साहब शिकायत के बारे में सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लड़की तो कम्युनिटी डिप्टी के आदमियों के खिलाफ शिकायत लिखवाना चाहते हैं। इसी वजह से पहले तो वह उनसे प्यार से वहां से जाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन खूबसूरत लड़की बार बार शिकायत लिखने के लिए कहती है तो दरोगा साहब हवलदार से बोलकर लड़की को धक्का देकर वहां से बाहर निकलवा देते हैं। खूबसूरत लड़की यह सब देखकर पूरी तरह से मायूस हो जाती है और बाहर बैठकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसके पास फोन है और उसमें उसके भाई का नंबर भी है। इसके बाद खूबसूरत लड़की अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और अपने भाई को फोन मिला देती है। जैसे ही बेटे को यह पता चलता है कि उसकी बहन को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया गया है और उसकी शिकायत नहीं लिखी गई है, तो वह फौरन एसपी साहब को फोन लगाता है और उन्हें थाने पर आने के लिए कहता है। इधर भाई भी वहां पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर में थाने पर बड़े बड़े अधिकारियों की भीड़ लग जाती है। आखिर कौन थी यह खूबसूरत लड़की और उसका भाई वह क्या करता था, जिस वजह से इतने बड़े अधिकारी थाने पर आ गए थे, और क्या हुआ? इसके बाद पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा था। माता पिता अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी शादी को कई साल हो चुके थे और काफी समय बाद उन्हें यह संतान प्राप्त हुई थी। वे इस खुशी को मना ही रहे थे कि अचानक बच्चे के पिता की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मां अपने बच्चे की देखभाल के लिए अकेली रह जाती है। करीना देवी अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगती है। उनके बेटे का नाम विशाल था। विशाल अपनी मां की कठिनाइयों को देखते हुए बड़ा हुआ था। जब उसने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली तो उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई करके एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा ताकि उसकी मां को और मेहनत ना करनी पड़े। इसी वजह से विशाल पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। स्कूली पढ़ाई के बाद उसने ग्रेजुएशन पूरी की और फिर बड़े अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह डीएम जिला मजिस्ट्रेट बन गया। जैसे ही विशाल डीएम बनता है तो वह अपनी मां रबीना देवी से कहता है, मां, अब तक तुमने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया है और यह सब तुम्हारी मेहनत की वजह से संभव हो पाया है। अब तुम आराम से घर में रहो, कोई भी समस्या नहीं होगी। मां अपने बेटे की कामयाबी देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा, यह बहुत अच्छी बात है। अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं घर में आराम करूंगी, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद विशाल अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और फिर जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो वह अपनी मां को भी अपने साथ ले जाता है। जहां भी उसकी ड्यूटी लगती वह अपनी मां को साथ रखता। अब विशाल जवान और पढ़ा लिखा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इस वजह से उसकी मां उसकी शादी की चिंता करने लगती है और कहती है, बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर कोई भी तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। यह सुनकर विशाल मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मां, तुम सही कह रही हो। मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ दो, फिर मैं इससे शादी कर लूंगा। वह हमारे घर को भी अच्छे से संभाल लेगी और तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। मां इस पर खुश होकर कहती हैं, बेटा, हाँ, यही मैं कह रही थी, तो तू ही अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले। लेकिन तभी विशाल कहता है, नहीं मां, अपने लिए लड़की मैं नहीं ढूंढूं। आपको ही मेरे लिए लड़की ढूंढनी होगी। जो लड़की आप मेरे लिए पसंद करेंगी मैं उसी से शादी करूंगा। मेरे जीवन पर आपका ही अधिकार है। आपने मुझे पाल पोस्ट कर और बड़ा किया है, इसलिए मैं यह फैसला खुद नहीं ले सकता। इस बात को सुनकर मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने बच्चे को पाला था उसी तरह से वह हर मापदंड पर खरा उतर रहा था। यह सब देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। इसके बाद बेटा अपनी ड्यूटी करता रहता है और मां उसके लिए लड़की ढूंढने लगती है। वह कई जगह अपने बेटे के लिए रिश्ते देखती है, लेकिन कोई भी लड़की उसे अपने बेटे के लिए परफेक्ट नहीं लगती। कोई लड़की अच्छी होती है तो वह सुंदर नहीं होती, और कोई सुंदर होती है तो उसमें अच्छे गुण नहीं होते। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक विशाल के लिए उसे एक अच्छी पत्नी नहीं मिली थी। वह अपनी बहू की तलाश इधर उधर जारी रखती है। जो मां रवीना देवी होती है
वह अपने बेटे की कहीं भी पोजीशन का फायदा नहीं उठाती है। वह अक्सर खुद ही जाकर मार्केट से अपने लिए सब्जियां और बाकी सामान खरीदती है। किसी भी चीज के लिए वह नौकर को नहीं भेजती। एक दिन ऐसे ही रवीना देवी साधारण तरीके से बाजार जाती है और सब्जियां खरीदने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक जब वह सब्जियां खरीद रही थी, उसी दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो शायद कॉलेज की छात्रा थी और पढ़ाई करके वहां से निकल रही थी। जैसे ही रवीना देवी उस लड़की को देखती है, उसे उस लड़की के अंदर अपनी बाह दिखाई देने लगती है। इसके बाद वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वह सोचती है कि यह लड़की मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्यों ना मैं इससे बात करूं? अगर यह मेरे बेटे से शादी कर लेगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही रवीना देवी उसके पास पहुंचती है, उसी दौरान लगभग 3 से 4 लड़के आकर उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। वह लड़की उनका विरोध कर रही थी। जब रवीना देवी यह सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखती है तो उनसे रहा नहीं जाता और वह उन लड़कों को धमकाने लगती है। जब वह उन लड़कों को धमका है तो वे लड़के फिलहाल तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते लड़की से कह देते हैं, कोई बात नहीं, आज तो इस बुढ़िया की वजह से हम तुम्हें छोड़ कर जा रहे हैं। यह बुढ़िया है, इसीलिए इस पर हाथ उठाना हमें ठीक नहीं लगता, लेकिन कल देखते हैं कल तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। ऐसा कहकर वे लड़के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रवीना देवी उस लड़की को संभालने लगी है और पूछती है, बेटी ये लोग कौन थे और तुमसे इस तरह से बात क्यों कर रहे थे? इसके बाद जो लड़की होती है, जिसका नाम नेहा होता है, वह रवीना देवी को बताती है, माँ जी ये लोग यहाँ के लोकल गुंडे हैं और ये बार बार हम लड़कियों को परेशान करते हैं। मैं अकेली नहीं हूं, ज्यादातर लड़कियों को यह कॉलेज के बाहर आकर ऐसे ही परेशान करते हैं। यह लोग कई दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। रोज किसी न किसी बहाने से मेरी जान बच जाती है, लेकिन मैं डर के कारण कई बार कॉलेज भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? जब रवीना देवी यह सुनती है कि उस शहर में जहां उनका बेटा डीएम है, वहां इतना अत्याचार हो रहा है, तो वह यह सब बिल्कुल गलत मानती है। तभी वह नेहा से कहती हैं, बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम लोग पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराते? इसके बाद नेहा कहती है, मां जी पहले कई बार हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस वाले इन गुंडों का नाम सुनते ही शिकायत पर काम करने से मना कर देते हैं और हमें वहां से भगा देते हैं। यह बात सुनकर कौशल्या देवी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वह कहती हैं, ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने शिकायत ही दर्ज नहीं कराई होगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर शिकायत दर्ज कराती हूं। आज के बाद यह लड़के तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अब जो नेहा होती है, वह बार बार बुजुर्ग महिला से मना करने लगती है और कहती है, मां जी कोई बात नहीं, वह लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन रवीना देवी जिद पकड़ लेती हैं और कहती हैं, कैसे नहीं करेंगे? मैं भी तो देखूं, वे तुम्हारी शिकायत कैसे नहीं लिखते? इसके बाद रवीना देवी नेहा को लेकर बड़े ही रोब में सीधे थाने चली जाती है। वहां जाकर वह दरोगा साहब के सामने पूरी बात रखती है और कहती हैं, साहब उन गुंडों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दो। अब दरोगा साहब पहले तो रवीना देवी और नेहा को अंदर बिठा देते हैं, क्योंकि रवीना देवी काफी बुजुर्ग थीं और वह उनका सम्मान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वह बुजुर्ग महिला विधायक के आदमियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई है, तो उसके बाद वह शिकायत दर्ज करने से मना कर देते हैं और कहते हैं, देखिए माँ जी, हम उनकी शिकायत नहीं लिख सकते। अगर हम उनकी शिकायत लिखेंगे तो मेरी नौकरी पर बनाएगी। मैं आपकी शिकायत नहीं लिख सकता। ऐसा कहकर वह दरोगा मना करने लगता है, लेकिन तभी रवीना देवी उससे कहने लगती है, यह तो कोई बात नहीं हुई। क्या मंत्री के हिसाब से यह देश चलेगा? मंत्री इतना बड़ा हो गया कि उसके आदमियों के खिलाफ तुम शिकायत भी नहीं लिख रहे हो। इसके बाद वह दरोगा हाथ जोड़कर कहने लगता है, माँ जी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कौशल्या देवी इस बात पर डट जाती है और कहती हैं, शिकायत तो तुम्हें लिखनी ही होगी। अब इस पूरी बातचीत को वहीं से गुजर रहा है। एक और दरोगा सुन लेता है। यह दरोगा मंत्री जी का खास आदमी था और उसकी अच्छी खासी चमचागिरी करता था। जैसे ही वह सुनता है कि मंत्री के आदमियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है, वह तुरंत वहां पहुंच जाता है और रवीना देवी और नेहा को धमकाने लगता है। जब वह धमका है तो रवीना देवी भी उसे उल्टा धमका देती है, लेकिन वह चापलूस दरोगा उन्हें धक्के देकर वहां से निकालने लगता है। यह सब देखकर जो पहला दरोगा था,
वह उस दूसरे दरोगा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि दूसरा दरोगा मंत्री से जुड़ा हुआ था, वह उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद वह पहले दरोगा को भी धमकाकर चुप करा देता है। पहला दरोगा भी चुपचाप रह जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस डर की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। रवीना देवी और नेहा दोनों को थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। यह सब देखकर रवीना देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थाने का ऐसा हाल देखकर उनका दिल दुख जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उन्हें अपने बेटे विशाल की याद आती है। वह सोचने लगती है, जब मेरा बेटा डीएम है तो ये लोग तो एक झटके में सीधे हो जाएंगे। मैं अपने बेटे को फोन करती हूं। इसके बाद नेहा उनसे कहती है, माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग शिकायत नहीं लिखेंगे। अब आप चलिए, यहां रुकने से कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी कौशल्या देवी अपना फोन निकालती हैं और अपने बेटे विशाल को कॉल लगा देती हैं। फोन पर वह पूरी सिचुएशन बता देती है। बेटा, इस तरह से एक लड़की को मार्केट में कुछ लड़के छेड़ रहे थे। जब मैं उसके साथ रिपोर्ट लिखवाने आई तो पुलिस वालों ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही विशाल यह बात सुनता है कि उसकी मां को पुलिस वालों ने धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया, वह आग बबूला हो जाता है। इसके बाद वह अपनी मां से उस थाने की लोकेशन पूछता है। जैसे ही मां उसे थाने के बारे में बताती है, वह तुरंत एसपी साहब और अन्य बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन करता है और फौरन से फौरन थाने पहुंचने के लिए कहता है। एसपी साहब का काफिला तुरंत उनके ऑफिस से निकल पड़ता है और सीधे थाने की तरफ बढ़ने लगता है। इधर डीएम साहब खुद भी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठते हैं। वह अपनी मां से कहते हैं, मां, आप थाने पर ही बैठिए, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूं। लेकिन नेहा बार बार उन्हें वहां से चलने के लिए कह रही थी। इस पर रवीना देवी उसे रोकती है और कहती हैं, बेटी रुक जा, थोड़ी देर तो रुक जा, अभी मेरा बेटा आने वाला है। नेहा बार बार मना करती है, लेकिन रवीना देवी जिद पकड़ लेती है। इसी वजह से नेहा भी थक हार कर वहीं बैठ जाती है और डीएम साहब के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद थाने के बाहर बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियां आना शुरू हो जाती हैं। कई बड़े अधिकारी गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पहुंचते हैं। नेहा सोचती है, अब तो मां जी से कह देती हूं कि इन बड़े अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज करवा लें। अब तो शिकायत लिखी दी जाएगी। ऐसा सोचकर वह रवीना देवी से शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहती है, लेकिन रवीना देवी उससे कहती हैं, बेटी थोड़ा और रुक जा, मेरा बेटा आने वाला है, उसके बाद ही हम लोग थाने में चलेंगे। अब नेहा काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वह बुजुर्ग महिला का सम्मान करती है। इसी वजह से उनकी बात मानकर वहीं बैठी रहती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। कुछ ही देर में अचानक से डीएम साहब की गाड़ियों का काफिला वहां पर आ जाता है। से युवा डीएम साहब विशाल उतरते हैं। जैसे ही डीएम साहब उतरते हैं, नेहा उन्हें देख लेती है और समझ जाती है कि यही इस शहर के डीएम साहब हैं। वह अम्मा से कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन चुपचाप बैठी रहती है। डीएम साहब अपनी सिक्योरिटी के साथ थाने की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही विक्रम अपनी मां को थाने के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। इसके बाद वह फौरन अपनी मां के पास आते हैं। जैसे ही वह अपनी मां कौशल्या देवी के पास आकर उनसे कहते हैं, मां कौन है वह मुझे बताओ चलो। मेरे साथ इस बात को सुनकर नेहा पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि यह जो बुजुर्ग महिला है, यह और कोई नहीं डीएम साहब की ही मां है, और इसी वजह से वह बार बार रुकने के लिए कह रही थी। इसके बाद नेहा तो चुपचाप रहती है, लेकिन रवीना देवी नेहा को अपने साथ लेकर और अपने बेटे के साथ थाने में घुस जाती है। एसपी साहब और डीएसपी साहब पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। बड़े बड़े अधिकारी वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। वहां जाने के बाद कौशल्या देवी अपने बेटे को बताने लगती है कि थाने के अंदर क्या क्या हुआ था और किसने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। पहले दरोगा के बारे में वह बता देती हैं कि उसने किस तरह से बात की थी, लेकिन जब दूसरे दरोगा के बारे में सारी बातें बताती हैं तो डीएम साहब को बहुत घूं आता है। इधर एसपी साहब तुरंत इस मामले पर कार्रवाई करने लगते हैं। पहले वाले दरोगा को सिर्फ धमकाया जाता है क्योंकि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। कानूनन चाहे सामने कोई भी हो, सबको बराबर अधिकार होता है, लेकिन दूसरे वाले दरोगा जिसने धक्के देकर उनकी मां और नेहा को थाने से बाहर निकाल दिया था, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाता है। मंत्री के आदमियों के खिलाफ भी केस दर्ज हो जाता है और फिर इस केस पर सही तरीके से कार्रवाई की जाती है।
यह सब देखकर नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जिन मंत्री के आदमियों पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाया था, उन्हीं आदमियों के खिलाफ उसकी वजह से शिकायत दर्ज हो गई है। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि यह सब सच में हो रहा है। वह सोचने लगती है, शायद यह मेरा सपना है और थोड़ी देर में मैं नींद से जाग जाऊंगी। इसके बाद डीएम साहब वहां से बाहर निकलते हैं। उनके साथ नेहा भी निकलती है और रवीना देवी भी। तभी बाहर निकलते ही डीएम साहब अपनी मां से पूछते हैं, मां, मैंने तुमसे कई बार कहा है ना कि खुद मार्केट मत जाया करो, नौकरों को भेज दिया करो, वे भी सामान ला देंगे, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। तब उनकी मां रवीना देवी जवाब देती है, बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता नौकरों से काम कराना, इसी वजह से नौकरों को नहीं भेजकर खुद ही मार्केट जाया करती हूं। इसके बाद डीएम साहब अपनी मां को लेकर अपने घर चले जाते हैं। वहीं नेहा भी अपने घर लौट जाती है, लेकिन नेहा डीएम साहब को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। बार बार डीएम साहब का वह चेहरा, जब वह गाड़ी से उतरकर अपनी मां की ओर बढ़ रहे थे, उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। थाने के बाहर बैठने के दौरान रवीना देवी ने उसे अपने बेटे के बारे में बहुत सारी बात बताई थी। उस समय तो वह बस यूं ही सुन रही थी, लेकिन जब उसने डीएम साहब को देखा तो मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी थी। इसके बाद नेहा बार बार डीएम साहब के ख्यालों में खोई रहती है। इधर शाम के समय कौशल्या देवी अपने बेटे विक्रम से नेहा के बारे में बात करने लगती है और कहती हैं, बेटा मैंने पता कर लिया है, उसका परिवार भी अच्छा है और वह बहुत अच्छे से रहती है। दरअसल रवीना देवी ने पहली नजर में ही नेहा के स्वभाव को पहचान लिया था। जब उसने गुंडों का विरोध किया था, तभी उन्हें उसके चरित्र का अंदाजा हो गया था। रास्ते में उन्होंने नेहा से कई बातें पूछी थीं, जिससे उन्हें उसके बारे में सब पता चल गया था। इसलिए वह अपने बेटे से नेहा से शादी करने के लिए कहने लगती है। इस पर विक्रम कह देता है, मां देखो, मैंने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो बेशक मेरी शादी उससे करा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद रवीना देवी अगले ही दिन थाने से नेहा का पता निकलवा लेती है और सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाती है। जब नेहा रवीना देवी को अपने घर के अंदर देखती है तो वह चौंक जाती है और तुरंत उनका स्वागत कर उन्हें अंदर ले जाती है। नेहा के माता पिता उनसे पूछते हैं, बेटा ये कौन है? नेहा जवाब देती है, मां बाबूजी, एक रात पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मंत्री के आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। यह सब कुछ इन्हीं की बदौलत हुआ है। इनके बेटे ही इस शहर के डीएम साहब हैं। यह सुनकर नेहा के माता पिता भी रवीना देवी का अच्छे से स्वागत करते हैं और बैठा है। इसके बाद रवीना देवी अपने बेटे की शादी के लिए नेहा के माता पिता से बात करती है। जैसे ही यह बात नेहा के कानों में पड़ती है, वह एकदम से शर्मा जाती है, क्योंकि उसे भी विशाल बहुत पसंद था, लेकिन वह डर रही थी कि इतने बड़े आदमी से शादी की बात कैसे कर सकती है। नेहा के माता पिता को यह विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े डीएम साहब की शादी उनकी बेटी से कैसे हो सकती है। वे कहने लगते हैं, बहन जी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? लेकिन रवीना देवी कहती हैं, नहीं भाई साहब, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। दरअसल मेरा बेटा शादी के योग्य हो गया है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही थी। कल जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो उसी समय तय कर लिया था कि अगर इसकी शादी नहीं हुई होगी तो इसी से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। अब मैं आपके घर आई हूं, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि क्या वह इस शादी के लिए राजी है। अगर उसे मेरे बेटे से कुछ पूछना हो तो वह भी पूछ सकती है। इसके बाद नेहा के माता पिता भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बेटी से इस बारे में बात करते हैं। नेहा यह सुनकर शर्मा जाती है और यह एक इशारा था कि वह भी विक्रम को पसंद करती है। दोनों परिवारों की सहमति से एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और तय समय पर विक्रम और नेहा की शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? मेन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके लिए ऐसी और कहानियों बनाने का हौसला मिले